हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज यानी कि 12 अगस्त के न्यूज़ टुडे के अंक में जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, सबसे पहले हम लोग उनको देखेंगे। क्या है महत्वपूर्ण सुर्खियां? उसमें पहला आर्टिकल है आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश, जो हाल फिलहाल में आया है उस पर आधारित आर्टिकल है। उसके बाद कराधान कानून यानी टैक्सेशन लॉ जो विधेयक है 2025 और आयकर विधेयक 2025 उस पर आर्टिकल है। और उसका खेल अभिशासन और डोपिंग पर विधेयक, उससे संबंधित एक आर्टिकल है। उसके बाद भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, उसके बाद खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025 और अंत में डिजिटल परिदृश्य में सीसीआई कंपटीशन कमीशन की उभरती भूमिका से संबंधित आर्टिकल है। यहीं पे इसके साथ साथ जो है कुछ संक्षिप्त सुर्खियां भी है, जैसे कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। वहीं दूसरी न्यूज है राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार। तीसरा यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार। अच्छा, फिर से ये आ गया रिपीटेड, अब अनुभव पुरस्कार है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर, महादायी नदी। और ऐसे ही जो है अंत में देखेंगे सुर्खियों में रहा स्थल भी है ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग चलिए आज अब अपने पहले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, जो वही आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के संदर्भ में। क्या किस मामले पे दिया गया है? कुत्तों की, आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या, है ना, आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या। और ये संख्या जब एक निश्चित मात्रा से बढ़ जाए तो ये एक समस्या है। और ये क्या देता है, ये जो है किस सिचुएशन को जन्म देता है? मानव और पशु जो है ना कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। मतलब कैसे? कुत्तों के काटने के केसेस, मामले जो है ना बहुत ज्यादा आ रहे हैं सामने। और कुत्तों के काटने के मामले जो है ना, जो वृद्ध व्यक्ति है, जो बड़े व्यक्ति हैं, मैच्योर व्यक्ति हैं, उन्हें ही नहीं बल्कि बच्चों को भी, और विशेष करके बच्चों को इससे बचा के रख पाना काफी जो है ना महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इनके काटने से जो असर होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है फैलने वाले, उनके खतरे अधिक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक है। उनकी मृत्यु भी हो सकती है और हो रही है, जिस कारण से यह मामला काफी गंभीर है और मानवीय स्वास्थ्य के ऊपर एक खतरा बनकर उभरा है। ठीक है, तो इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायालय के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि तत्कालिक रूप से इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाए। इनके अंतर्गत ये निर्देश दिया है। उसके बाद क्या, सारे कुत्तों को, आवारा कुत्तों को एक शेल्टर में भेजा जाए, मेन जो आवासीय इलाके हैं वहां से, जिससे कि उनसे निजात पाया जाए। उसके बाद क्या, एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाए जिससे कि लोग रिपोर्ट कर पाए, मतलब डेली बेसिस पे ये बात की जाए इस समस्या के समाधान हेतु। उसका आसानी से वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। अगर किसी को कुत्तों के द्वारा काट ही ली जाती है तो रेबीज जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए वैक्सीन की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग इन निर्देशों का पालन करने में बाधा उत्पन्न करते हैं उन पे पर्याप्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना भी ये दिशा निर्देशों के एक महत्वपूर्ण हिस्से में से था। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड को इसका समझ लिया है कि बैकग्राउंड क्या था, क्यों कोर्ट को जो है ना इस पे अपने दिशा निर्देश जो है ना, और इस पे जो संज्ञान लेना पड़ा है और क्या निर्देश दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्या, जो मैं बोल रहा था कि ये समस्या कितनी गंभीर समस्या बनकर उभरी है और मानव और पशु जो है ना कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के रूप में सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि अगर 2019 की एक रिपोर्ट को माने और WHO की ही रिपोर्ट को माने तो विश्व में रेबीज से होने वाले जो कुल मौतें हैं उसमें 36% मौत भारत में होती है ना। तो भारत में रेबीज से मरने वालों की संख्या जो है ना काफी अधिक है, काफी महत्वपूर्ण है। और वैसे भी क्या है कि संख्या भारत में कम नहीं है, 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं यहाँ पे, एक आंकड़े की माने, सरकारी आंकड़े की बात की जाए। पशुधन जो कि 2019 की पशुधन गणना के अनुसार भारत में, तो भारत में ये समस्या काफी अधिक है। और ये समस्या क्यों गंभीर है? जैसे मैंने नाम लिया बीमारी का, और वैक्सीन की जरूरत है, वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है ना, जो कि रेबीज के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, कुत्ते जो है इनके वाहक होते हैं जो इसको कैरी करते हैं, और कुत्ते जिसको काटते हैं उनको जो है ना रेबीज की बीमारी हो सकती है या हो जाती है, ठीक है ना, जिससे कि काफी गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, खास करके बच्चों में ये जान का भी खतरा बना रहता है।
अब न्यायिक प्रावधान क्या है, इस संदर्भ में हम लोग देख लेंगे कि क्या इस प्रकार के न्यायिक प्रावधान आधार क्या कर देता है। तो सबसे पहला क्या कि पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023, जो कि कुत्तों की संख्या, जनसंख्या को कम करने पे जोर देता है। मतलब क्या कि ये किसके अंतर्गत बनाया गया है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, जो पशुओं के मामले में हमने विभिन्न मामलों में सुनते आए हैं, उनके शिकार या उनके अवैध व्यापार के संदर्भ में, या उनको किसी भी अमानवीय ढंग से ट्रीट करने के संदर्भ में। ये काफी इंपॉर्टेंट कानून है, इसको नोट कर सकते हैं, 1960 का कानून। उसके अंतर्गत ही पशु जन्म नियंत्रण नियम है, जिसके अंतर्गत क्या है, इस समस्या का एक निदान दिया जाता है कि बंध्याकरण कर दिया जाए, जिससे कि उनका क्या है, प्रजनन शक्ति जो है खत्म हो जाएगी, जिससे जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और वही बंध्याकरण करना, टीकाकरण के माध्यम से रेबीज के फैलाव को रोकना, मतलब प्रत्येक कुत्ते को का टीकाकरण कर दिया जाए जिससे कि वो रेबीज ना फैला पाए, या बंध्याकरण कर दिया जाए, उनकी जनसंख्या कंट्रोल हो जाए। ठीक है, ये सब जो है ना इस कानून के अंतर्गत किया जा रहा है। न्यायिक निर्णय क्या है, अब ये हमने फेमस सुना है बात, ये जल्लीकट्टू बात 2014 में निर्णय दिया गया था कि हालांकि जीवन का जो अधिकार जो है, जो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार है, आर्टिकल किसमें, अनुच्छेद 21 में, वो उसका विस्तार जो है पशुओं तक भी है। मतलब पशुओं के भी जीवन का अधिकार है और उसकी हत्या भी ऐसे बेकारण अकारण जो है ना नहीं किया जा सकता है किसी द्वारा। इसका मतलब ये हुआ। तो जल्लीकट्टू बाद में यह निर्णय दिया गया था। लेकिन एक वहीं पर एक इसके साथ साथ पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्टेट ट्रबल बनाम भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों, यहां तक कि परेशान करने वाले कुत्तों को मारने पर रोक लगा दी थी। ध्यान रखेंगे, मारने पर रोक लगा दी थी। तो ये दो कानून दो जजमेंट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के मामले में अगर बेस बनाकर देखना है तो ये देखेंगे जो इससे पहले हो चुका है कि हम लोग जो कुत्तों को मारना जो है ना कहीं से भी जो है ना, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। इसलिए निर्देश में ये बोला गया है कि उसे शेल्टर में भेजा जाना चाहिए। तो यही मामला है। तो हम लोग समझाने के लिए मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, उसका अनुच्छेद 243W के तहत क्या है, नगर पालिकाओं का कर्तव्य है। बेसिकली क्या है इसमें कि नगर जो म्युनिसिपल अथॉरिटी हैं उनकी शक्तियां इसमें दी गई हैं, है ना, अनुच्छेद 243W के अंतर्गत। तो उसमें यह कर्तव्य है कि आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करे। और अनुच्छेद 51AG क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत नागरिकों का यह ये जो है मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51AG के तहत नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। तो मतलब क्या है, एक तरफ जो है म्युनिसिपैलिटी और दूसरी तरफ क्या, मौलिक कर्तव्य, दोनों को लास्ट में ये बताया गया संविधान के अंतर्गत। तो नियंत्रण करना यहां मुद्दा है, उसके रोकथाम करना मुद्दा है, उनकी हत्या या अकारण उन्हें जो है ना क्रूरता दिखाना यहां पे मुद्दा नहीं है। इन दोनों चीजों को अलग करेंगे, इसलिए इस कानूनी प्रावधान को हमने यहां डिस्कस किया। ठीक है, और आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने में चुनौतियां क्या है? चुनौतियां यही हैं कि पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है। जो बात कही गई है कि शेल्टर में, उस तरह के शेल्टर की कमी, पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों और प्रशिक्षित पशु चिकित्सा की कमी, क्योंकि उसके लिए आवश्यकता है, उसका टीकों की कम उपलब्धता, वैक्सीनेशन, है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की कम उपलब्धता। नैतिक मुद्दे क्या है? नैतिक मुद्दे यही उभर कर आते हैं कि पशु कल्याण का मुद्दा और जन मानव सुरक्षा के बीच टकराव। तो पशु कल्याण का मुद्दा क्या है कि इन सब के बीच में जो ड्राइव चलेगा, है ना, ये जो पूरी तरह से पकड़ने का, उन्हें जो आवासीय कॉलोनियों से पकड़कर एक शेल्टर में ले जाने का, वो किस हद तक मानवीय होगा और उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसकी निगरानी कौन करेगा, क्या वो मानवीय होगा? ठीक है ना। तो ये सब भी तय किया जाना चाहिए, ये सब भी पारदर्शी होना चाहिए। तो इसके संदर्भ में कुछ नैतिक मुद्दे भी आ सकते हैं जो कि पशु कल्याण से सीधे जो है ना जुड़ा होगा। और दूसरा क्या है, मानव सुरक्षा के बीच टकराव। वही दूसरा मुद्दा यही है कि मानव सुरक्षा सर्वोपरि हो या पशु कल्याण सर्वोपरि हो, इसके बीच में दुविधा बनी रहेगी, है ना, ये इसके बीच में टकराव की स्थिति होगी। ठीक है, दोनों, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। तो ये दो मुद्दे हैं यहां पे इससे संबंधित। और निष्कर्ष यही है कि आवारा कुत्तों की समस्या जो कि एक
को हल करने का संतुलित तरीका ही अपनाया जा सकता है। और उसके बाद क्या है कि विज्ञान का मदद लेते हुए, विज्ञान का मदद लेते हुए मतलब यहाँ पे टीकाकरण, वैक्सीनेशन और अधिक से अधिक ऐसे उपाय जिससे कि उनकी जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए बिना उन पे क्रूरता किए हुए। टीकाकरण, विशेष शेल्टर एवं सुविधाओं का निर्माण। और उसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स को जो है ना मिलकर काम करना पड़ेगा जिससे कि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025। ठीक है। हमने पहले भी देखा कि इस बार जो बजट सेशन हुआ उसमें आईटी एक्ट के संशोधन के लिए एक नया बिल लाया गया था, वो उसके संदर्भ में तो हम लोग देखेंगे, उसके संदर्भ में जो कि रिप्लेस करने वाला था उसके संदर्भ में, उसके साथ साथ ये टैक्सेशन कानून भी है, यही संदर्भ है। अभी लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया दोनों कानूनों को। तो पहला वही है, लोकसभा ने कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक जो उस समय लाया गया था, फिर से एक नया लाया गया, संख्या 2 इसलिए नंबर 2 है, 2025, दोनों को लोकसभा में पारित कर दिया गया। ठीक है। और इस नए विधेयक का उद्देश्य वही था, आयकर कानून जो 1961 से चलता आ रहा है, ये काफी फेमस है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। और यह नहीं भी आपको ध्यान है अगर, तो आप जान लें कि अगर आईटी रिटर्न वगैरह या इनकम टैक्स आपने कभी भरा होगा या सुना होगा, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 काफी फेमस एक्ट है ये। ठीक है। तो उसमें संशोधन की बात करता है और उसमें संशोधन का उद्देश्य ये है कि समेकन करना, मतलब समेकित करना, मतलब जो बिखरे हुए हैं कानून, उसके बाद क्या उनका सरलीकरण करना, क्योंकि कानून थोड़ा पुराना हो चुका है, और कुछ संशोधन उसमें जो आवश्यक है, अनिवार्य है। उद्देश्य ये है इन विधेयकों का लाना। ठीक है। जिससे कि क्या है, जो देश का जो कर ढांचा है वो आसान हो और वो ग्राह्य हो सके, किसके लिए, आम जन के लिए, आम करदाता के लिए, एजेंसीज के लिए, मतलब सरकार और एजेंसीज के लिए तो आसान हो ही, साथ साथ करदाताओं के लिए भी आसान हो, जिससे कि अनुपालन बढ़ाया जा सकता है, कंप्लायंस कर देने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि चीजें अगर टफ है, अगर क्लिष्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो उससे दूर जाते हैं लोग और लगाव कम होता है, बल्कि जो आसान होने से क्या है, उससे जुड़ाव अधिक होगा। तो इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। उद्देश्य वही, 60 सालों में कई संशोधनों के कारण ये क्या जटिल और बोझिल हो गया है। तो इसलिए प्रशासनिक दक्षता कम हो गई है, और आयकर विधेयक 2025 इस आयकर कानून को सरल और आधुनिक बनाने का प्रयास करता है। यही हमने बात किया। मुख्य प्रावधान अब क्या है कि अब कंपनियों को भी कर में कटौती की बात का लाभ मिलेगा। ठीक है। कंपनियों को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनियों को भी। और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, बस वही हम लोग इससे जोड़कर देख सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमने सुना है कि देश में व्यापार के माहौल को बढ़ाना, तो लाभ को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा ये। ठीक है ना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी कटौती का लाभ परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। न्यूनतम वैकल्पिक कर, ये देखिए यहां पे, और वैकल्पिक न्यूनतम कर, ये बेसिकली क्या है, हम लोग जब सुनते हैं ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जो है, ये उस स्थिति में आता है कि जब ऐसा सुनिश्चित किया जाता है, करना होता है टैक्स डिपार्टमेंट को, कि कोई भी व्यक्ति कर ढांचे से बच ना पाए, और वहां पे फिर से जो है टैक्स को डिडक्ट किया जाता है। इसीलिए नाम क्या है, ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है ना। ये दोनों टैक्स तो ऐसी स्थिति में लाया जाता है और डिडक्ट उस बताया जाता है, कर का विश्लेषण किया जाता है कि जब जो जिससे कि कोई बच ना सके, कि कर का लाभ उठाकर, कर के जो लाभ से संबंधित जो नियम है, हाँ, तो जो कर संरचना में, तो इसीलिए क्या है, ये फिक्स्ड होता है। जैसे ये जो है 18% के आसपास होता है ये। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। यहां पे देखेंगे कि इन्हें 2 अलग अलग उपखंडों में बांट दिया गया है। एएमटी केवल उन गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होगा जो कटौती का दावा करती हैं। ठीक है ना। उसका केवल पूंजीगत लाभ से आय वाली सीमित देयता भागीदारियां, और अगर किसी कटौती का दावा नहीं करती हैं तो एमटी से मुक्त रहेंगी। ठीक है ना। तो ये इस तरह से चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक। आयकर विधेयक 2025,
इसमें क्या बातें की गई है आयकर विधेयक 2025 में? आयकर विधेयक 2025 में देखिए दो चीजें हैं, एक डिजिटल अर्थव्यवस्था, एक नया टर्म यहां पे आ गया, बाकी चीजें तो सेम ही है कि कर संबंधी प्रावधानों की भाषा को सरल बनाना और क्या अपडेटेड परिभाषा, मतलब वो भाषा से संबंधित हम लोग समझ सकते हैं जिससे चीजों को आसान बनाया जाएगा, जिसमें क्या टर्मिनोलॉजी, पूंजीगत परिसंपत्तियां, सूक्ष्म और लघु उद्यम, उद्यम, लाभकारी स्वामी आदि जैसी जो टर्मिनोलॉजी है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया, जो क्या है कि हमारे बिजनेस सीन के लिए, हमारे बिजनेस सिस्टम के लिए, देश के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और पूरे के पूरे जो है ना इस सिस्टम के लिए, मतलब ये कर संरचना के लिए जो है ना काफी इंपॉर्टेंट इनको परिभाषित करना, ठीक। एक और दूसरा, कर संबंधी प्रावधानों की भाषा को सरल बनाया गया, तो भाषा में क्या, जहां भी भाषा जो है ना समस्या दे हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो उन्हें आसान बनाया। अब आते हैं इस पे कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में, डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो उसके संदर्भ में हमें अपने कानूनों में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। तो वही है यहाँ पे दिया गया है कि अब उन पेशेवरों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड अनिवार्य कर दिया गया है जिनकी प्राप्तियां क्या है 50 करोड़ से अधिक है, तो उन्हें भी जो है ना इसमें लाने की बात की गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था जो डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग हैं या कंपनियां हैं, ठीक है। चलिए, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025, अब ये दूसरा वाला कानून क्या है, संशोधन आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 में बदलाव, ठीक है। ये पहले आया था, नई परिस्थितियों के अनुसार आयकर में छूट और लाभ प्रदान करना, नई परिस्थितियों के अनुसार आयकर में छूट और लाभ प्रदान करना, और अंत में क्या मुख्य सुधार क्या था कि एनपीएस से जुड़े जो लाभ हैं के अनुसार छूट दिया जाएगा। एक, विदेशी निवेश राहत, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और उसकी सहायक कंपनियों को प्रत्यक्ष कर राहत, ये यहां पे दे दिया गया। और दूसरा सर्च केस क्या है, ब्लॉक असेसमेंट प्रक्रिया में लंबित आकलन पुनः आकलन के निपटान को सरल बनाना, ब्लॉक असेसमेंट की प्रक्रिया में। तो ये पूरा का पूरा जो है ना 2-3 यहाँ पे पॉइंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं जो इससे संबंधित लाभ है। चलिए अब आप लोग थर्ड न्यूज पे आते हैं, खेल अभिशासन और डोपिंग पर विधेयक। क्या है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस और डोपिंग, डोपिंग से संबंधित जो खेल के अंतर्गत, बेसिकली क्या है ये खेल के अंतर्गत देश में खेल और खेल से संबंधित जो पूरी की पूरी संरचना है, जो नीचे जमीन के स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक उसके प्रशासन, शासन प्रशासन से संबंधित जो संरचना है, जो ढांचा है, उससे संबंधित ये न्यूज है। ये न्यूज क्या है, और उससे संबंधित कुछ 2 कानून आए हैं। तो 2 कानून क्या है, राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक एक, दूसरा क्या, राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसीज डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक। डोपिंग क्या है, डोपिंग एक विशेष मामला आता है जिसमें क्या है, खिलाड़ियों के द्वारा किसी भी जो प्रतिबंधित दवा या नशे से संबंधित, सिंपल भाषा में हम लोग ये बात करेंगे, का सेवन अगर किया जा रहा हो तो उन्हें रोका जा सकता है, जिनका प्रभाव कि उनके प्रदर्शन पे हो सकता है या होता है, ठीक है ना। तो इसलिए रोक लगाई गई है और उसकी लिस्ट होती है, तो उसके अनुसार काम करना पड़ता है। और विश्व स्तर पे जितने भी खेल और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो उनके लिए क्या है, एक एजेंसी है जो काम करती है सुनिश्चित करने के लिए। जैसे विश्व स्तर पे वाडा है ना, उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे क्या है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा, और देश में क्या है, नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है ना, नाडा, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक भारत में विभिन्न खेल प्रशासकों को विनियमित करने के लिए, तो पहला वाला क्या है कि विभिन्न खेल प्रशासनों को जो विभिन्न खेलों से संबंधित है ना, उसको विनियमित करने के लिए है। और दूसरा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश की डोपिंग रोधी एजेंसी को, जो विश्व की डोपिंग रोधी एजेंसी है, उसके अनुरूप इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है ना। इसलिए लिखा गया परिचालनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करना है, ठीक। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। क्या है कि राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या है। अब पहला जो विधेयक हमने देखा, तो राष्ट्रीय खेल शासी निकायों की स्थापना। सबसे पहला तो यही है कि किसी भी जो खेल की बात की जाए, किसी भी खेल की बात की जाए, तो उसके
शासन प्रशासन के लिए कोई एक बॉडी होनी चाहिए, उसकी स्थापना से संबंधित ये है। जैसे क्या है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये भारत में ओलंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासी निकाय है। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति तो सबसे बड़ी तो यही है, ये पैरालंपिक खेलों के लिए एकमात्र शासी निकाय है। अन्य निकाय राष्ट्रीय खेल संघ, क्षेत्रीय खेल संघ, ये सब जो है ना इस तरह के जो है ना संगठनों या फेडरेशंस की स्थापना करना। सिंपल भाषा में राष्ट्रीय खेल बोर्ड, इसमें इसे किसी भी खेल संगठन में को राष्ट्रीय खेल शासी निकाय के रूप में मान्यता देने का अधिकार होगा। तो मूल संस्था जो है यहाँ पे ये है, ठीक है। एनएसबी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। गवर्नेंस से डायरेक्ट संबंध आप बता सकते हैं इसका, इस न्यूज का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या है। राष्ट्रीय खेल अधिकरण, इसका कार्य खेल संबंधी विवादों, अब क्या है, जो विवाद हैं उनका शीघ्र समाधान करना, और इसके लिए एक अलग से अधिकरण की बात की जाती है। आने वाले मामलों में सिविल कोर्ट्स का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि ये अधिकरण के दायरे में होंगे, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय खेल से संबंधित होगा। तो इसका नाम राष्ट्रीय खेल अधिकरण, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डेडिकेटेड बना दिया गया ना अधिकरण, जो पर्यावरण से संबंधित मामलों में आता है, तो उसी तरह से ये बात है, हम लोग समझ सकते हैं राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल। चुनावों की निगरानी, जो चुनाव जो शासी निकाय हैं, जो बॉडीज हैं, जो कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के संदर्भ में, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खेल शासी निकायों को चुनाव की निगरानी के लिए निर्वाचन अधिकारियों का एक राष्ट्रीय पैनल गठित कर दिया जाए। और उसका केंद्र सरकार की शक्तियां क्या होगी इसमें, यदि किसी खेल के प्रचार के लिए लोकहित में आवश्यक हो तो केंद्र सरकार किसी भी राष्ट्रीय निकाय या उसके सहयोगियों को विधेयक के किसी प्रावधान से छूट दे सकती है। लेकिन क्या है, खेल के प्रचार के लिए लोकहित में आवश्यकता हो तो, ठीक है ना, तो मतलब केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां होंगी। अब उसका दूसरे वाला कानून क्या है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक। उसमें क्या है, अपील पैनल का गठन। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है कि किसी भी व्यक्ति पे, मतलब खिलाड़ी पे ये आरोप लगाया गया डोपिंग का, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके द्वारा उसके पास उसके अपने पक्ष रखने के लिए क्या है, होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए। जैसे न्यायालय में व्यवस्था होता है दोषी के लिए, है ना, जो जिसपे दोष लगाया जाता है, तो उसी प्रकार से यहां पे केंद्र सरकार को एक अपील पैनल गठित करने का अधिकार दिया गया। यह पैनल अनुशासनात्मक पैनलों के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों की सुनवाई करेगा, जो भी उस पे एक्शन हुए हैं, ठीक है। उसका परिचालन संबंधी स्वतंत्रता में वृद्धि, यह विधेयक क्या, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो अपील है और पैनल और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को उनके निर्णय की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करेगा। मतलब पूरी की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, इसका जो पक्षपात ना हो किसी के प्रति, तो इसी में जो है ना पूरी तरह से जो है ना स्वतंत्र रूप से कार्रवाई हो। और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 के प्रावधान को विश्व डोपिंग रोधी संहिता के अनुरूप बनाया जाए, मतलब इंटरनेशनल प्रैक्टिस के अनुरूप बनाया जाए, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो है मदद मिले, सहयोग मिले, उनको हानि न हो। तो यही है कि विश्व डोपिंग रोधी संहिता के प्रावधान जो अनुसूची में निर्धारित हैं, भारत में कानून के रूप में लागू होंगे, मतलब उसे हम लोग जो है एकोमोडेट कर लें। तो जो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो बेसिकली क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेन देन के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, और एक मुद्रा, एक कॉमन मुद्रा की आवश्यकता होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेन देन में सुलभ माना जाता है, आसान माना जाता है। और इसका महत्वपूर्ण कारण है उसका मूल्य, और उसके मूल्य में जो है ना उतार चढ़ाव का कम होना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉर एग्जांपल डॉलर की बात की जाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की उपाधि मिली हुई। तो इसी संदर्भ में सभी देश जो है और सभी राष्ट्र जो है चाहता है कि उसकी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो। क्यों? क्योंकि मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण होने के लिए जो है कुछ जो मुख्य शर्तें हैं, जिसके कारण से जो है ना सभी मुद्राओं के लिए ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे मुद्दा क्या, भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो इसके संदर्भ में समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ना रुपए के मूल्य को उस स्तर तक पहुंचाना जिससे कि व्यापक रूप से जो है ना भारतीय रुपए की जो है ना
जो विश्वसनीयता बने और भारतीय रुपए की को लेन देन में शामिल किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में, एक सामान्य भाषा में। आगे भी इस न्यूज आर्टिकल में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है? हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्पेशल बॉस्ट्रो रूपी अकाउंट्स खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ये स्पेशल बॉस्ट्रो रूपी अकाउंट क्या है, इसी से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से, कि जब कोई भी बाहरी विदेशी कंपनी, बैंक जो है ना, यहाँ पे काम आती है लेन देन के लिए, तो यहाँ के बैंक्स में लेन देन करने के लिए यहाँ के बैंक में अपना अकाउंट खोलती है, और जिससे जो है यहाँ के जो भी ऑपरेशंस हैं वो उसमें उसकी भूमिका होती है। तो बेसिकली क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लेन देन की प्रक्रिया जो होती है, जो डिफरेंट पार्टीज की, तो उसमें ये अकाउंट काम आता है। मतलब विदेशी बैंक के द्वारा देश में घरेलू स्तर पे के जो बैंक है उसमें खोला गया जो अकाउंट है उसको बॉस्ट्रो रूपी अकाउंट बोला जाता है। तो उसके खोलने की जो प्रक्रिया है वो सरल बनाया गया। तो बेसिकली यही न्यूज है। और क्या दिया हुआ है कि आरबीआई ने अब बैंकों के लिए एसबीआरएजीसी की बात की जा रही है, खोलने की पूर्व अनुमति की आवश्यकता। तो पहले क्या था कि पहले अनुमति लेनी होती थी, हटा दिया है। इससे रुपये आधारित व्यापारिक लेन देन में तेजी आएगी और भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीयकरण का बढ़ावा दिया जाए। तो मेन उद्देश्य यही है हमारा कि भारतीय रुपए को मान्यता मिले अधिक रूप से और बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में तेजी है। ठीक है, रुपये आधारित। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक बार समझ ही लेते हैं बॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट्स। यही हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझा दिया है थोड़ा कि बॉस्ट्रो खाते घरेलू बैंक में, कि आप किसी विदेशी बैंक के ऐसे खाते जो घरेलू मुद्रा के में खोले जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये है क्या, सिटी बैंक। हाँ, ये सिटी बैंक है और ये सिटी बैंक कहाँ है, यूएसए में, और ये है एसबीआई। हाँ, ये कहाँ है, इंडिया। अब यहां से यहां लेन देन अगर होगी तो यहां से यहां लेन देन के लिए क्या, सिटी बैंक जो है ना एसबीआई में अपना एक अकाउंट खुलवाएगा और उसे क्या बोलेंगे, बॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, बॉस्ट्रो अकाउंट। तो अगर सिटी बैंक को कोई भी लेन देन करना हो, यहां पेमेंट करना हो इंडिया में, तो इसी अकाउंट के जरिए करेगा। और इसी अकाउंट के जरिए करेगा, इससे फायदा क्या होगा, इसके पास इंडियन करेंसी होगी, रुपीज, और ये सुविधा कौन दे देगा, एसबीआई दे देगा सिटी बैंक को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहां बैठे व्यक्ति और यहां बैठा व्यक्ति, उसके बीच में व्यापार करना या एंटिटी के बीच में व्यापार करना आसान हो जाएगा। अब यही जस्ट इसका उल्टा, यहां से जो भारतीय जो घरेलू व्यापारी है उसके लिए ये काम जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहां पे खुलवाना। ठीक है ना, एसबीआई के द्वारा यहां। तो ये एकदम विपरीत प्रक्रिया, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रो। यही दूसरा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यह एक घरेलू बैंक का विदेशी बैंक में उस देश की मुद्रा में खोला गया खाता होता है। ठीक है ना, तो बॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट ये है। और मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे कि मुद्रा यह वह प्रक्रिया जिसमें किसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग उसकी सीमाओं से बाहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त और एक आरक्षित मुद्रा के रूप में किया जाता है। तो सिंपल, अगर ये व्यवस्था जितनी अच्छी होगी तो उससे होगा क्या, उससे रुपए की जो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता और रुपए में लेन देन करने की सुविधा जो है ना बढ़ जाएगी। मतलब अमेरिका में भी अगर किसी को पेमेंट करना है रुपए में तो बड़े आसानी से, क्यों कनेक्टेड है वो किससे, एसबीआई के बॉस्ट्रो अकाउंट से, तो बड़े आसानी से उसे पेमेंट किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये चीजें व्यवस्था यही बता रही है। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की इतनी बार, तो मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या है? लाभ यही होगा कि कम विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि किसी भी लेन देन के लिए, जैसे मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, डॉलर ही डॉलर है ना। आपको अगर अमेरिका से कोई भी सामान खरीदना है तो आपको पेमेंट किस में करना होगा, कोई भी इंडियन पर्सन है, डॉलर में। लेकिन अगर वहां पे रुपीज का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया तो आप अपने करेंसी में इसे करोगे। तो इसके लिए क्या होगा, देश के पास जो है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज की बात की जाती है किसी भी इकोनॉमी में, वो उसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उनकी मुद्रा की जो है ना वैल्यू वहां पे कम होती है। तो अगर उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया तो उसी में आप पेमेंट किया जा सकता है। आप देखो कि डॉलर के मुकाबले
अगर अन्य देशों के साथ भारत के व्यवहार को देखा जाए तो भारत, छोटे राष्ट्र जो भारत से अर्थव्यवस्था में नीचे हैं, उसमें भारत जो है करेंसी जो है ना अपने करेंसी में कर सकता है, बहुत सारे केसेस में कर सकता है, यह करता है। तो वहां पे भारत के लिए सुविधा बात है, तो वहां पे भारत अपनी मुद्रा में ही जो है ना व्यापार कर सकता है या भारत लेन देन किया जा सकता है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी, तो वही उसकी कम की जरूरत होगी। तो इसमें होगा क्या कि आर्थिक जोखिमों से निपटने के लिए परिवर्तनीय मुद्राओं की अधिक जरूरत नहीं रह जाएगी। मतलब किसी का कर्ज देना है, कर्ज के ऊपर कर्ज देना है, ठीक है ना। वित्तीय बाजार का विकास, वित्तीय बाजार का विकास क्या, ये तो चेन बनेगा ना, रुपीस नेटवर्क बनेगा। ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, इंडिया के अलावा भी डिफरेंट कंट्री अगर व्यापार करेंगे तो यहां से सारा व्यापार जो है ना हो सकता है अधिक से अधिक। आप समझो कि डॉलर को दुनिया में कहीं भी लिया जा सकता है, तो कोई अमेरिकी व्यक्ति है तो वो कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है, उसके लिए आसानी होगी भारतीयों की तुलना में, क्योंकि भारतीयों को अरेंज करना होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, देश को अरेंज करना होगा। तो आर्थिक स्वायत्तता क्या, सरकारें अपने घाटे को विदेशी मुद्रा में ऋण की बजाय अपनी मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण जारी करके पूरा कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऋण या बॉन्ड जारी किया जा सकता है, जिससे क्या है आप ले सकते हो, ठीक। विनिमय दर जोखिम में कमी, वही कि जो एक्सचेंज रेट है, तो रुपए का एक्सचेंज रेट जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है उसमें कमजोर है, लेकिन क्या यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा तो रुपया मजबूत होगा, और रुपया मजबूत होगा मतलब मांग बढ़ेगी, रुपया मजबूत होगा तो वही विनिमय दर जो है ना कभी कम हो जाता है कभी अधिक, मतलब वोलेटिलिटी अधिक है, वो स्थिर होगा, ठीक है ना, विश्वसनीयता अधिक होगी। तो निर्यातक और आयातक अपने अपने देश की मुद्रा में बिलिंग एवं लेन देन कर सकते हैं, इससे मुद्रा के मूल्य में हुए उतार चढ़ाव का अंतर असर कम होगा। तो ये चीजें जो है ना हम लोग समझ सकते हैं, मतलब इसको उल्टे तरीके से भी देख सकते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो अपने अपने मुद्राओं में कर सकेंगे, तो इससे क्या होगा कि मुद्रा के मूल्य में हुआ उतार चढ़ाव जो है ना उसका असर कम पड़ेगा। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या यहाँ पे किया गया है, भारतीय भुगतान अवसंरचना, जो यूपीआई हमने सुना है, यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, ये भारत से बाहर भी काफी देशों में है। मसाला बॉन्ड, यही इसी ऋण को प्राप्त करने के लिए मसाला बॉन्ड जैसे कि रुपया मूल्य वर्ग वाले बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं। आरबीआई ने संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन भी किया है, मतलब बाहर के बैंकों से भी समझौता ज्ञापन किया गया है। द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौता किया जा रहा है, ठीक है ना, जिससे क्या है करेंसी स्वैप समझौता में मतलब आपके बदले हमारा करेंसी का यूज किया जा सकता है उस देश के साथ लेन देन के संदर्भ में। तो यही चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देश के खान और खनिज क्षेत्र से संबंधित है। क्या है, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2025, ठीक है ना, और देश के खनन क्षेत्र से कि गवर्नेंस से संबंधित है, और गवर्नेंस से भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्रिटिकल मिनरल, महत्वपूर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण संसाधन, क्रिटिकल मिनरल के खनन से संबंधित ये न्यूज है। क्या न्यूज है कि ये जो विधेयक लाया गया है, ये नया विधेयक, ये देश लोकसभा में पेश किया गया है दरअसल, है ना, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025। तो नाम से ही मतलब है ये पूरे खनिज क्षेत्र को मजबूत करना, और बेसिक जो मूल रूप से जो महत्वपूर्ण संसाधन जो क्रिटिकल मिनरल है ना, क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। मैं इसलिए ये टर्म लिख रहा हूं कि ये तकनीकी टर्म है, और महत्वपूर्ण संसाधन जो है ना कहीं कभी कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये ध्यान रखें क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं जैसे कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ये सब जो क्रिटिकल मिनरल हैं जो देश की क्या अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और इनकी प्राप्ति, इनका खनन, इनकी उपलब्धता, इनका प्रोडक्शन काफी आवश्यक अनिवार्य हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए विशेष नीति की आवश्यकता होती है। हाँ, तो इसके संदर्भ में जो खनन अवसंरचना है, जो खनन अभिशासन है, जो गवर्नेंस चल रहा है, माइनिंग गवर्नेंस है, उसे मजबूत करना, ये इस कानून को, ठीक है ना, भविष्य के लिए यही इसका मिशन है। जैसे क्या है लिखा हुआ, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, यही है नेशनल
क्रिटिकल मिनरल मिशन के साथ तालमेल सुनिश्चित करना है, जिससे कि उसके खनन को बढ़ावा दिया जाए और बाहर में भी जो यहाँ पे नहीं भी खनन किए जा रहे हैं, जो क्रिटिकल मिनरल, उसके लिए बाहर कहीं खनन किया जा रहा है तो उनसे टाई अप करना, वह वहां की कंपनियों से या वहां के खनन विकास प्राधिकरणों से, ठीक है ना। इससे वैश्विक व्यवधानों से निपटा जा सकेगा और आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके, ठीक है, जिसमें कि हम पूरी तरह से निर्भर नहीं है, हम बाहर से आयात करते हैं, ठीक है। तो यही इसका महत्वपूर्ण ये है। तो मुख्य संशोधन क्या है, एक बार देख लेते हैं। मुख्य संशोधन देखिए यहाँ पे क्या है कि ये काफी पॉपुलर टर्मिनोलॉजी था, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, ठीक है, जो कि देश में क्या खनिजों के अन्वेषण से संबंधित जो है ना, जो फंड के संदर्भ में काम करता था। तो वहां पे उसके जगह पे क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों, यहां पे लिखा हुआ क्रिटिकल मिनरल, कि अपतटीय अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण को शामिल करना है, ठीक है ना, अपतटीय एवं अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण। तो इसमें डायरेक्टली ये बात ही कर दी गई है, ठीक है, कि जो कोस्टल इलाके हैं वहां पे, और क्या जो अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण है उसको शामिल करना। और ये एनएमडीटी को वित्त पोषित करने के लिए, तो बेसिकली इसे चलाने के लिए क्या है, जो खनन पट्टा धारक हैं, जो खनन करने के लिए जो लाइसेंस लेंगे, जो उनका जो लेवी था, जो रॉयल्टी था, टैक्स समझ लो, शुल्क समझ लो, 2% था, उसको 3% कर दिया गया, ठीक है। कुल मिला के क्या, इस व्यवस्था को मजबूत करना और जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स वाले जो एस्पेक्ट है उसको शामिल करवाना। दूसरा क्या, मिनरल एक्सचेंज की स्थापना। मिनरल एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केट और जहां पे जो व्यापार होता है, ठीक है ना, वो संदर्भ में समझेंगे। मिनरल एक्सचेंज की स्थापना, ये खनिजों, कॉन्सेंट्रेट और धातुओं सहित संसाधित स्वरूपों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। अभी कमोडिटी प्लेटफॉर्म्स होता है, उस पर डिफरेंट जो है ना मेटल्स वगैरह के व्यापार हमने सुना है ना। उसी तरह से क्या है, मिनरल एक्सचेंज की बात की जा रही है यहाँ पे। इन एक्सचेंजों का लक्ष्य मूल्य निर्धारण के लिए एक पारदर्शी और एक सक्षम बाजार बनना। तो मतलब क्या, इनके व्यापार के लिए भी, मूल्य निर्धारण के लिए भी एक एक्सचेंज होगा, जिससे क्या है कि इस सिस्टम को, मतलब कितना उसकी वैल्यूएशन होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा सकेगी। अब मुख्य संशोधन और भी देख सकते हैं, कुछ और क्या है कि महत्वपूर्ण खनिज के खनन को प्रोत्साहित करना। क्या है, वही कि जो महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में मैंने बात किया, उसमें को जो है ना अधिक से अधिक उसको, देश को जो है ना उसमें आत्मनिर्भर बनाना और उसके को बढ़ावा देना। अब इसमें ये क्या है कि ये अभी तक मौजूदा खनन पट्टों में नए खनिजों को शामिल करने को सरल बनाता है। कि जो कुछ है, अभी क्या है कि जो पहले 24 थे, है ना, जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट जो ये कानून है, यहां पे लिखा हुआ है, ये 7वीं अनुसूची या प्रथम अनुसूची के भाग डी में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण खनिजों को यदि मौजूदा पट्टे में शामिल किया जाता है तो इसके लिए किसी अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देश में जो चल रहा है वो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, और देश में सबसे पहले जो कानून चल रहा है खनिज क्षेत्र से संबंधित, उसमें पहले 30 और प्लस 24, ये पहले था 30 जो क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की गई है। तो ये पूरा जो लिस्ट है, ये भाग डी और प्रथम अनुसूची, ये जो इस तरह से बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर हम लोग यही समझेंगे कि जो नए खनिज हैं, अगर इस प्रकार नए खनिज जिसकी खोज भी की जाती है तो उसको शामिल करना जो है ना, शामिल हो और उसके लिए अतिरिक्त भुगतान ना किया जाए। उसका क्या, खनन पट्टा क्षेत्रों को एक बार विस्तार की अनुमति किया है। अब एक बार विस्तार की अनुमति मतलब क्या, कि गहराई में मौजूद खनिजों, जैसे 200 मीटर से अधिक जो खदान है, जो माइंस हैं, उसके लिए 10% तथा समग्र लाइसेंस के लिए कितना, 30% तक बढ़ाया जा सके गहराई में मौजूद, ठीक है। और मुख्य संशोधन का एक महत्वपूर्ण यहां पे टर्मिनोलॉजी है कैप्टिव माइंस। कैप्टिव माइंस क्या होता है, कैप्टिव माइंस ये होता है, आप इसको ऐसे समझो, यहां पे लिखा हुआ कैप्टिव माइंस की बिक्री की सीमा हटाना। अब सबसे पहले कैप्टिव माइंस क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। क्या है कि कोई पहले से कंपनी है, कंपनी क्या, पावर प्लांट है, ठीक है, पावर प्लांट। तो पहले व्यवस्था यही थी, अभी भी व्यवस्था है कि वो अपने यूज के लिए कुछ माइंस जो है ना रख सकते हैं। अपने यूज के लिए मतलब जो यहां पे खपत होती, इंटरनल रूप से खपत होती, जैसे कोयला तो यहां पे जलेगा ना, थर्मल पावर प्लांट है। तो अब ये कोई स्टील प्लांट है ना, स्टील प्लांट है
तो वहां पे भी तो हो सकता है। तो इस कंपनी को कुछ कोयला खदान दे दिए गए, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है ना। उसी तरह से स्टील प्लांट को कोयले की माइनिंग भी दी जा सकती है, आयरन ओर की भी माइनिंग दी जा सकती है, ऐसे कुछ खान दे दिए। इसी प्रकार के खानों को क्या बोलते हैं, कैप्टिव माइंस बोला जाता है, ठीक है ना, जो उनके पास है। अब उसमें क्या था कि वो उससे जो है ना बिक्री की सीमा हटाना, कैप्टिव माइंस से खनिज बिक्री में 50% की सीमा हटा दी गई। तो पहले उसमें क्या था कि उसे बेचा भी जा सकता है। अब यहां पे परिभाषा लिखी गई है, कैप्टिव माइंस किसी कंपनी को स्वामित्व वाली खदान होती है जिसका परिचालन कंपनी अपने स्वयं के उपयोग के लिए करती है। यही बोला गया। राज्य सरकारें पुराने खनिज के, और ये दूसरा पॉइंट ये, राज्य सरकार पुराने खनिज के ढेर की बिक्री की अनुमति भी दे सकेंगे। तो यही चीजें हैं। 2 पॉइंट है, 50% कर दिया गया कैप्टिव माइंस में, और पुराने जो ढेर है उनकी भी अनुमति दे सकेंगी राज्य सरकारें, ठीक है। अब अंतिम में जो क्या है कि डिजिटल परिदृश्य में सीसीआई की उभरती भूमिका, ठीक है, कंपटीशन कमीशन की उभरती हुई जो है ना भूमिका के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बेसिकली अर्थव्यवस्था में जो डिजिटल इंडिया की तरफ जो है ना भारत जो है ना बढ़ रहा है, तो उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण रूप से हम लोग क्या देख रहे हैं, डिजिटल आधार पे बनने वाली नई कंपनियां, मतलब नए स्टार्टअप्स। और नए स्टार्टअप्स मतलब नए लेन देन, वित्तीय लेन देन, और वित्तीय लेन देन और जो व्यापारिक जो व्यवहार जो प्रैक्टिसेस हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए, उसे निर्देशित करने के लिए संस्थागत आधार पे जो विकास है वही उसी के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि ये संस्था जो है ना उस आधार, उस जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उसके संदर्भ में भी ये काम करेगा कि वहां पे भी फ्री और फेयर प्रैक्टिस को, पारदर्शी प्रैक्टिस को लागू किया जा सके। जो व्यवस्था है इसका मूल उद्देश्य वही है कि कंपटीशन को बढ़ावा देना, मोनोपोली को घटाना और पारदर्शिता को बढ़ाना, जिसमें कि बिजनेस ओनर और कंज्यूमर्स सबको फायदा हो और कानून का भी अनुपालन हो। यही है ना। अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से डिजिटल परिदृश्य में सीसीआई की उभरती भूमिका पर रिपोर्ट जारी की गई है। तो संस्था तो पहले की है, लेकिन क्या है डिजिटल परिदृश्य नया है, तो उसके संदर्भ में कुछ है यहाँ पे देखते हैं क्या भूमिका होगी। तो डिजिटल परिदृश्य में सीसीआई की उभरती भूमिका क्या है, यह रिपोर्ट वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति, संसद की स्थायी समिति ने जारी की है। इसमें बताया गया कि मौजूदा प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है 2002 का है, डिजिटल बाजार की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या है, पुरानी हो गई है ना, संशोधन करना पड़ेगा। तो इसलिए संशोधन कब आया, 2023 में। डिजिटल बाजार की जटिलताओं को हल करने के लिए कुछ नए प्रावधान जोड़े गए। अब जिसमें क्या था, डील वैल्यू थ्रेशोल्ड, सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है डील वैल्यू थ्रेशोल्ड, ये डील वैल्यू थ्रेशोल्ड मतलब क्या, दो जो कंपनियां हैं जो उसमें क्या होती है, एक्वायर या मर्जर होता है, तो उसमें क्या है कुछ सीमाएं, अमाउंट जो है ना, कुछ अमाउंट जो है वहां पे फिक्स कर दिया गया है, इतने से ऊपर होगा ना उसका, तो उसके ऊपर में जो है ना ध्यान दिया जाएगा। या इस तरह से जो डील वैल्यू थ्रेशोल्ड यही है, सीमाएं, इसके कानून पे ध्यान देने की बात है। सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म, ये बेसिकली वही है कि जो विवाद के संदर्भ में जो है ना ये बॉडी है, पूरी की पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिससे क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां अचानक से जो है इस प्रकार के स्टार्टअप देखते देखते काफी बड़ी हो गई, एडटेक, फिनटेक, इस तरह की कंपनियां जो डिजिटल स्पेस में काम कर रही थी, जिसका बारे में सोचा भी नहीं गया था, और काफी बड़ी मात्रा में जो है ना लेन देन और बड़ी मात्रा में मर्जर और एक्विजिशन होने लगे, जिसमें कि काफी बड़े जो है पैसे का जो है ना लेन देन हुआ सामने, जो कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए काफी थे। तो ये पारदर्शी रूप से होना चाहिए, तो इसके लिए यही उद्देश्य था, तो इस तरह के जो है संशोधन करने का। तो सीसीआई ने हाल ही में एक डिजिटल मार्केट्स डिवीजन भी बनाया है, तो ये पूरा का पूरा डिवीजन ही बना दिया गया जो डेडिकेटेड रूप से पूरा डिजिटल स्पेस को देखेगा, है ना, ठीक है। तो यही है। तो प्रमुख मुद्दा क्या है अब, हमने बैकग्राउंड तो समझ लिया, मुद्दा यह है कि कुछ प्रमुख कंपनियां क्या कर रही है, सेल्फ प्रेफरेंसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग, टाइम बंडलिंग जैसे तकनीकों का इस्तेमाल करके क्या करती हैं, इससे नवाचार जो है बाधित होता है, और फिर से वही क्या, मोनोपोली, ठीक है, और क्या, प्रतिस्पर्धा के जो अनुपयुक्त नियम को जो है ना पालन किया जाता है, या प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता है। यहां पे देखेंगे क्या है कि संस्थागत क्षमता,
विनियामकीय सीमाएं क्या हैं? सीमाएं ये हैं सीसीआई की कि संस्थागत जो क्षमता है, सीसीआई के पास पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है, क्योंकि डिजिटल स्पेस आज के डेट में बहुत बड़ा है और ये काफी पुराना है। संस्था 2002 में बनी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, और तकनीकी विशेषज्ञता, बेसिकली यही है, तकनीकी विशेषज्ञता और मानव संसाधन नहीं है। परिवर्तन की प्रभावशीलता, सीसीआई द्वारा लगाए गए कुल जो है 20,346 करोड़ की जुर्मानों में से कितना, 18,512.28 करोड़ की राशि को अपीलीय अदालतों ने या तो रोक दिया है या खारिज कर दिया है। तो मतलब क्या है, आप जो मामले उठा रहे हैं वो प्रभावी रूप से नहीं, जिससे क्या है कि आपके दावे जो है ना खारिज हो गए, प्रभावशाली नहीं है। और डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक संबंधी चिंता है ना। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो कंपटीशन को बढ़ावा दे सकता है या रोक सकता है, तो डिजिटल प्रतिस्पर्धा को जो सुनिश्चित करे, है ना, यही मूल रूप से जो है ना कंपनियों के आधार पर सीसीआई का रोल था। और इसमें व्यापक सीमाएं, प्रतिवाद के रूप में किसी दावे आदि का खंडन करने हेतु तंत्र का अभाव तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, ठीक है। अधिनियम के साथ टकराव की संभावना बनती है। और एमएसएमई संबंधी सुविधा क्या है, 2000 करोड़ रुपए का डीबीटी अनियंत्रित एमएसएमई अधिग्रहण को लेकर चिंता उत्पन्न करता है। तो ये इस तरह से चीजें थी। जो डीबीटी जो बनाया गया ये, उसमें जो है एमएससी के संदर्भ में सुविधा, जो छोटी कंपनियां हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रमुख मुद्दे हैं जो इसमें हम लोग देखेंगे। अब रिपोर्ट में की गई जो कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश है, महत्वपूर्ण सिफारिशों में क्या है कि परिवर्तन डिजिटल विधेयक, सबसे पहले तो यही कि मुकदमे में देरी में को कम करने के लिए मजबूत कानूनी रक्षा और 25% प्री डिपॉजिट प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। एमएसएमई को संरक्षण प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, जिससे कि इसका विकास हो सके डिजिटल स्पेस का, बड़ी कंपनियों तक ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर तक ये डिजिटल क्रांति को उतारा जाए और स्टार्टअप कल्चर को, एंटरप्राइज कल्चर को डिजिटल लेवल में, सीन में उसे बढ़ावा दिया जाए। एमएसएमई के लिए डीबीटी की समीक्षा की जानी चाहिए और प्रेडेटरी प्राइसिंग पे जांच बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। सक्रिय दृष्टिकोण क्या है, एआई जैसी प्रौद्योगिकियों पर बाजार आधारित अधिक अध्ययन किए जाने चाहिए। साथ ही उपभोक्ता कल्याण को डेटा संबंधी निजता से जोड़ते हुए उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि जो डेटा संबंधी निजता है, डेटा का उपयोग क्या है, बैलेंस करते हुए, किससे, उपभोक्ता कल्याण के साथ जोड़ते हुए। तो मतलब व्यर्थ का जो है ना डेटा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके संदर्भ में उपभोक्ता कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और नीतिगत फ्रेमवर्क क्या है, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति को लागू किया जाना चाहिए, ठीक। तो ये सब सुझाव थे इस संदर्भ में। अब इसके बारे में हमने पहले भी देखा, 2002 में के तहत जो 2003 में स्थापित किया गया था, वही राष्ट्रीय इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। और हालांकि इसने 2009 में पूरी तरह से काम करना शुरू किया। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। और कार्य क्या है, प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। किसी भी कानूनी प्राधिकरण द्वारा भेजे गए संदर्भ या विषय पर प्रतिस्पर्धा से संबंधित राय देना अनिवार्य है, ठीक। तो ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब हम लोग यहां से अन्य सुर्खियों यानी कि शॉर्ट न्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहली जो सुर्खियां हैं हमारी, ये है चुनाव से संबंधित, क्या है, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बारे में ये न्यूज है। क्या है कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त, यहाँ पे मान्यता प्राप्त नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त, ध्यान रहे, है ना। तो अभी हुआ क्या है कि हाल फिलहाल में निर्वाचन आयोग के द्वारा ना कि 476 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो है ना की पहचान की गई, जिन्हें सूचीबद्ध राजनीतिक दल की सूची से हटाया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, निर्वाचन आयोग के यहाँ पंजीकृत ऐसी राजनीतिक दल हैं जिन्हें राज्य या राष्ट्रीय दल, ये तो हमने सुना है ना, राज्य या राष्ट्रीय दल के आधार की रूप में जो है ना पंजीकृत दल, इनके अलावा भी मान्यता नहीं मिली है। तो इनके अलावा भी कुछ दल हैं जो पंजीकृत हैं, ठीक। तो उनके संदर्भ में यह एक्शन लिया गया है। कानूनी प्रावधान और दिशा निर्देश क्या है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है ना, 1951 की धारा जो है 29A है, उसके मानदंडों को निर्धारित, वो मतलब उसमें प्रावधान है कि किसी राजनीतिक दल को ईसीआई के पास रजिस्ट्रेशन
करने से जो है ना रोका नहीं जा सकता है, करना होगा। ईसीआई के पास पंजीकरण कराना होता है। सबसे पहले तो प्रोविजन ये है। उसके बाद क्या, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान 2002 के मामले में निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि निर्वाचन आयोग के पास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज यहां पे देख सकते हैं। ठीक। हालांकि राजनीतिक दलों के पंजीकरण हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार लगातार 6 वर्षों तक अगर कोई पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है तो लड़ने वाले राजनीतिक दलों को सूचीबद्ध राजनीतिक दल की सूची से हटाया जा सकता है। तो यही न्यूज था। ठीक है, तो एक कैटेगरी हम लोग देख लेंगे क्योंकि न्यूज बनी है। और यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड भी है। संस्था का नाम ध्यान रखेंगे, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह जो है ना, इसे मिला गया। कहाँ की है ये संस्था? है कर्नाटक के धारवाड़ की संस्था है ना। महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली स्वयं सहायता समूह है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड तो बेसिकली क्या है, ये जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से के लिए काम करती है और उसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। तो जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण से ये काम करती है, इसलिए जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। अब क्या है कि यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड के बारे में यही दिया गया है कि यूएनडीपी की जो है ना के द्वारा प्रत्येक 2 साल में दिया जाता है। और उसका क्या है, देशज और स्थानीय समुदाय की भूमि का निम्नीकरण, ठीक है ना, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका से जुड़ी चिंताओं को दूर करने का अवसर प्रदान करता है ये संस्थान। और उसका बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह के बारे में क्या है, इस समूह ने वर्षा सिंचित क्षेत्र में मिलेट आधारित मिश्रित खेती की शुरुआत की है, जो कि जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालियों को बढ़ावा दिया और पशुपालन और बागवानी को प्रोत्साहित किया था, मिलेट्स को लोकप्रिय बनाया। तो बेसिकली हम लोग वही देख रहे हैं कि सतत विकास और भूमि के निम्नीकरण को रोकना और पशुपालन को बढ़ावा देना जैसी प्रैक्टिस इसमें शामिल है। उसी तरह से देखिए राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार, ये राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार क्या, कर्मचारियों से संबंधित, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित है। और इसकी शुरुआत जो है 10 वर्ष 2015 से 25 पूरे हुए हैं, मतलब 15 में शुरू किया गया था, 10 वर्ष हुए हैं। हुआ क्या, इसमें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने शुरू किया है इसको, भारत सरकार का। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, अनुभव पोर्टल पे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संस्मरणों को ना रिकॉर्ड किया के माध्यम से भारत के प्रशासनिक इतिहास को दर्ज किया जाता है बेसिकली। तो बेसिकली इसीलिए महत्वपूर्ण है। और ये पुरस्कार के लिए पात्रता क्या है कि जो 8 महीनों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या 3 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, तो 3 वर्ष और या 8 महीनों में होंगे। ठीक है ना, तो वो ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेशनल मेडिकल रजिस्टर। तो ये राष्ट्रीय आधार पे एक रजिस्टर होगा जो क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित जो डेटा है। ठीक है ना, ये यही है। ये क्या है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 की धारा 31 के तहत एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड को नेशनल मेडिकल रजिस्टर बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। इसमें लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक का नाम, पता, उनकी सभी मान्यता प्राप्त योजनाएं दर्ज होती है। ठीक है, तो मानवीय स्वास्थ्य से संबंधित है ये, जिससे क्या है कि देश भर में ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कहां पे जो है इस तरह के प्रैक्टिशनर हैं। ठीक है, इस रजिस्टर का उद्देश्य चिकित्सकों के नाम को दोहराव से बचना तथा चिकित्सकों की जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना, जिससे कि सबको पता चल सके। और भारत के सभी एलोपैथिक पंजीकृत चिकित्सकों के लिए एक डायनामिक डेटाबेस होगा ये। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है हेल्थ सेक्टर के लिए, भारत के लिए। और इस रजिस्टर के कुछ डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, जबकि संवेदनशील जानकारी निर्धारित व्यक्तियों और संस्थाओं को ही उपलब्ध कराया जाता है। तो ये एक छोटी सी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस में आंसर लिखने के दृष्टिकोण से। अब एक नदी है महादई नदी, ठीक है ना, ये गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, देखिए न्यूज में देखें यहाँ पे गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक का जहां तीनों जो मिलती हैं, तो वहां से ये नदी निकल रही है और ये उत्तरी गोवा से होते हुए, देखो आप यहाँ पे पंजिम से होते हुए गिरती है। इसको मांडोवी नदी भी बोला जाता है ये। ठीक, और इस तरह से तो महादई या मांडवी, ठीक है ना, मैक्सिमम हिस्सा इसका गोवा से ही ये होती है। तो है क्या यहाँ पे महादई
दही नदी में कि केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत महादही जल अधिकरण का कार्यकाल 1 वर्ष, मतलब इस पे विवाद चल रहा है, ठीक है। और ये जो अधिकरण है का गठन क्या, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच नदी जल बंटवारे के विवाद के निर्णय के लिए नवंबर 2010 में। तो जाहिर सी बात है इन तीनों राज्यों के बीच में नदी के जल बंटवारे के लिए जो है ना विवाद था, जिसमें 2010 में ये बनाया गया ट्रिब्यूनल, और वही उसी के संदर्भ में क्या है 1 वर्ष बढ़ाया गया। यही न्यूज थी और ये लोकेशन हमने बता दिया, इसके नाम है ना। अब इससे संबंधित जो है कुछ और न्यूज भी यहाँ पे दिया हुआ इस आर्टिकल में, क्या वही सब सूचनाएं हैं यहाँ पे। मांडवी नदी पश्चिमी घाट कानपुर बेलगाम कर्नाटक वाला जो रीजन है यहाँ से निकलता है और अरब सागर में पश्चिम में गिरती है, और नाम इसके दिए हुए हैं यहाँ पे। और महत्वपूर्ण सहायक नदियां सारंग, महानौदा, उड़ेल, लोहित, कलोबटा, बिचोली, ये छोटी छोटी नदियां हैं। और बेसिन बेसिकली क्या है, गोवा में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एटलीन जल विद्युत परियोजना। और ये क्या है, इस परियोजना को मंजूरी दी गई है जलवायु मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के, और विशेषज्ञ पैनल ने एटलीन जल विद्युत परियोजना के पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की है। यही मुद्दा है। स्थान कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में, और कहाँ, दिबांग घाटी में प्रस्तावित है ये। मुद्दा यही है, और जो कि क्या है कि वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। और वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं, कि भारत के में जो है ना जो हॉटस्पॉट्स हैं, तो महत्वपूर्ण जो हॉटस्पॉट है भारत बर्मा हॉटस्पॉट, उसका हिस्सा है, हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, हिमालय हॉटस्पॉट्स का हिस्सा है वो ये क्षेत्र जो है। तो इसलिए इस प्रकार की योजनाओं के संदर्भ में ये बात यहाँ पे चर्चा चल रही है। और ये परियोजना के तहत क्या, ड्री और टांगोन नदियों पे कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाना है। तो ध्यान रखेंगे, ड्री और टांगोन नाम भी काफी यूनिक है, तो कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ड्री और कांगोन, ठीक है। और विद्युत उत्पादन क्षमता, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, 3000 समथिंग जो है मेगावाट क्षमता है, ये विशेष याद करने की चीजें नहीं है। चिंताएं क्या है, मूल मुद्दा वही कि लगभग 11,075 हेक्टेयर भूमि पर जो स्थित विविध प्रकार के वन नष्ट होने का खतरा है। तो वनोन्मूलन होगा, वन को काटा जाएगा बड़े पैमाने पे। इन वनों में क्या, उपोष्ण कटिबंधीय चीर, आर्द्र सदाबहार, अर्ध सदाबहार, पर्वतीय, आर्द्र शीतोष्ण और आर्द्र अल्पाइन झाड़ीदार जो है वन आदि शामिल है। तो वही इससे संबंधित चिंताएं यही थी, ठीक है ना। बालेशियन क्या है, बालेशियन होमिनिड, मतलब ह्यूमन के जैसे मिलने वाली जो है ना प्रजातियां, जो ह्यूमन के साथ साथ या पहले थी, उनके बारे में ये बात मिली है कुछ साक्ष्य। कहा, वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में सबसे प्राचीन ज्ञात बालेशियन ह्यूमिनिड्स की संभावित कलाकृतियां खोजी है, ठीक है ना, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में, ये ध्यान रखेंगे। और ये सबसे प्राचीन बालेशियन मानव है। ये प्रागैतिहासिक मानव थे जिन्होंने होमो इरेक्टस कहा जाता है। लगभग 1.02 मिलियन वर्ष पहले केवल इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप और फिलीपींस के लुजोन आइलैंड पर रह रहे थे। ये लंबी दूरी तक समुद्री यात्रा करने में असमर्थ थे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यातव्य है कि वालेशियन पूर्वी इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है। नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रसेल वालेस के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया। ये इस द्वीप के बारे में बताया जा रहा है कि बालेशिया में सुलावेसी, लोम्बोक, फ्लोरेंस, तिमोर, सुम्बावा के द्वीप शामिल है। ये क्षेत्र बोर्नियो और जावा, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में अवस्थित है। तो पूरा का पूरा ये जो रीजन है तो उसके बारे में भी बताया गया कहाँ पे है। तो यहाँ पे न्यूज यही बनी, बालेशियन होमिनिड्स, ये ध्यान रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि बालेशियन होमिनिड्स हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों था। एक लास्ट में देखेंगे क्या है, यूटेलसेट वन वेब, ये क्या है, टाटा समूह की कंपनी है नेल्को, है ना, ने भारत में यूटेलसेट वन वेब सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यूटेलसेट के साथ साझेदारी की है। तो यही चीज है, बाद में किया गया है कि यूटेलसेट वन वेब क्या है, फ्रांसीसी समूह यूटेलसेट की एक सहायक कंपनी है, ठीक, यहां ध्यान रखेंगे, फ्रांसीसी समूह यूटेलसेट की। और क्या ये पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित उपग्रहों की नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं। तो बस वही हमने जैसे देखा यहाँ पे स्पेस एक्स का इंटरनेट सेवाएं, वहीं पे यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार
कि उसी प्रकार की ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है एलईओ वास्तव में। और ये भी क्या होगा, जो उपग्रहों का जो है ना, जो कंस्टेलेशन होगा पूरा का पूरा, वो एलईओ में होगा। एलईओ वास्तव में क्या है, पृथ्वी से 2000 किलोमीटर या उससे कम की ऊंचाई में स्थित कक्षाएं जहां सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और भारतीय कंपनी भारतीय इंटरप्राइजेज OneWeb में एक बड़ा निवेशक और शेयरधारक है। ठीक है। और महत्व क्या है, ये साझेदारी भारत की डिजिटल अवसंरचना, राष्ट्रीय सुरक्षा, वंचित क्षेत्रों में निरंतर कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेगी। क्योंकि हम लोग जानते ही है ना कि जो सैटेलाइट पर आधारित जो इंटरनेट सेवा है, उससे क्या होगा, रिमोट एरिया तक भी इंटरनेट को पहुंचा पाना, उसके रीच को पहुंचा पाना संभव हो पाएगा, जो कि अभी जो है महत्वपूर्ण रूप से जो है ना, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ठीक है ना। अब अंत में देखेंगे एक स्थल जो है सुर्खियों में, ऑस्ट्रेलिया में क्यों चर्चा में आया? चर्चा में इसलिए कि ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख भारत की 4 दिवसीय यात्रा पे हैं। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो भूगोल देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया है हिंद महासागर, तस्मान सी, इधर न्यूजीलैंड है, साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, और उधर ओशियानिया आइलैंड है। और इधर जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, ये है इंडोनेशिया, और ये सुलावेसी, और ये जो आइलैंड है, और एक कोरल सी है, यहाँ पे नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसके ज्योग्राफी को पहले देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दी हुई भौगोलिक अवस्थिति, हिंद महासागर प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। उत्तर पश्चिम में तिमोर और अराफुरा सी है। अराफुरा सी है जो इंडोनेशिया से अलग करते हैं। तो उत्तर पूर्व में कोरल सागर और टोरस जलडमरू मध्य, जो कि पापुआ न्यू गिनी से इसे अलग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब भौगोलिक विशेषताएं क्या है? भौगोलिक विशेषताएं यहाँ पे देखेंगे, कुछ चीजों को यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इस मैप पे देख लें कि ये पूरा का पूरा जो है ना येलो लग रहा है, ये रेड लग रहा है, क्योंकि पूरा जो है ना क्या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन जो है डेजर्ट है ना, ये पूरा का पूरा ये पार्ट जो है ना, अधिकतर पार्ट जो है ना रेगिस्तानी है इसका ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जलवायु उसके उत्तर में क्या है, उष्णकटिबंधीय है, आंतरिक भाग में शुष्क मरुस्थलीय, ठीक, ये देख सकते हैं। दक्षिण में तटीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण जलवायु है, ये जो रीजन है यहाँ पे, ठीक है ना। और प्राप्त प्राकृतिक संसाधन बॉक्साइट, कोयला, लौह, तांबा, टीन, सोना, चांदी, यूरेनियम, निकल, टंगस्टन, हीरे, प्राकृतिक गैस है। अभी हम लोग बात कर रहे थे क्रिटिकल मिनरल की, उसमें लिथियम की, उसमें से ऑस्ट्रेलिया भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक में से आता है उसका विश्व में। ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी सबसे समतल महाद्वीप है, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई ग्लेशियर नहीं है। कुछ यूनिक जो है ना इसकी फीचर्स हैं जो ध्यान में रखेंगे। हाँ, अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे अब इस तरह से हम लोग आज के न्यूज टुडे के इस अंक को कंक्लूड करते हैं। अब आगे जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब आप लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो एक एक करके मैं क्वेश्चंस को दिखाऊंगा आपके सामने, आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वॉस्ट्रो अकाउंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संदर्भ में आपको देखना है, ठीक है। डिफरेंट स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और इसमें से कौन से सही स्टेटमेंट आपको चुनने हैं। ठीक है, स्थापना से संबंधित स्टेटमेंट है, आसानी है ना, और अध्यक्ष और उसकी नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, महादई नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? ये उसका स्थान दिया हुआ है। ये भी आसानी प्रश्न है क्योंकि मैप में हमने देखा इसके लोकेशन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रही दिबांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, तो इस तरह से ये स्टैटिक मैपिंग का भी प्रश्न हो सकता है ये, या दिबांग घाटी किसी कारण से चर्चा में है तो इस प्रकार से प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। तो हमने देखा भी सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत में पशु कल्याण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो न्यायिक प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे बनाए गए हैं जो हमने देखे थे आवारा कुत्तों के संदर्भ में। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब ये आंसर आप देख सकते हैं, इसको पढ़िए और आंसर लगाइए इसका सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने अभी देखा। तो पहला स्टेटमेंट, ये पृथ्वी का सबसे आर्द्र महाद्वीप है और नदियों में राहत से रहित एकमात्र महाद्वीप है। ये पृथ्वी का सबसे शुष्क महाद्वीप है और रेगिस्तानों से रहित एकमात्र महाद्वीप है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित एकमात्र महाद्वीप है। यह पृथ्वी का सबसे समतल महाद्वीप है और यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई ग्लेशियर नहीं है। आसान ही है क्योंकि बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, सभी स्टेटमेंट को। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं आज के न्यूज़ टुडे के अंक को। चलिए, धन्यवाद।